Hello friends, I am Dr. Veena Sethi, Associate Professor in Chemistry, and my today's topic is delta value for different type of organic compounds, and same way we will study in this lecture factors affecting chemical shift. इन सारे लेक्चर्स को देखने से पहले अगर आपने मेरे पुराने वाले लेक्चर्स को मिस कर दिया है तो आप प्लीज डॉक्टर बीना की साइंस मेरे चैनल पे जाके उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। और अगर आपकी कोई क्वेरी है यू कैन राइट इन माय कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन सॉल्व योर क्वेरीज ऑल्सो। और आज हम देखने वाले हैं डेल्टा वैल्यू फॉर डिफरेंट कंपाउंड्स, क्योंकि जितने भी कंपाउंड्स हैं ऑर्गेनिक उनमें जो हाइड्रोजन है उसका एटमॉस्फेयर डिफरेंट डिफरेंट होता है, इसीलिए उनकी जो डेल्टा वैल्यू है वो डिफरेंट आती है। ज्यादातर कंपाउंड्स में जो भी हम स्पेक्ट्रा देखते हैं एनएमआर स्पेक्ट्रा, उसमें क्या होता है जीरो डेल्टा वैल्यू पे एक सबसे बड़ा पीक होता है जो कि टेट्रामिथाइलसिलेन का होता है। और इसके रेस्पेक्ट में हम सारे कंपाउंड्स के स्पेक्ट्रा को देखते हैं तो कोई हमें इस जगह मिलता है स्पेक्ट्रा, कोई हमें यहाँ मिलता है, कोई यहाँ मिलता है और कोई इधर मिलता है। उनकी वैल्यूज क्या होती हैं सबकी अलग अलग होती है। और ये जो वैल्यू है ये इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करती बल्कि किसके ऊपर डिपेंड करती है, उस हाइड्रोजन के केमिकल एटमॉस्फेयर और मैग्नेटिक एटमॉस्फेयर के ऊपर डिपेंड करती है। तो हम क्या देखते हैं कि ये जितनी भी हाइड्रोजन हैं उनके बाहर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर कांस्टेंट है, सेम है, तो सबका पीक एक जगह मिलेगा। पर ऐसा तो नहीं होता कि हाइड्रोजन जिस कार्बन पे जुड़ा है उस कार्बन के आगे कभी कार्बन होगा, कभी कोई और फंक्शनल ग्रुप होगा, तो उसके अकॉर्डिंग जैसे ये हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ा है तो अब इसके आगे खूब सारी n नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज होती हैं जिससे इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेंज हो जाती है। ये इस बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को या तो प्लस करता है या माइनस करता है, तो अकॉर्डिंगली इस हाइड्रोजन के बाहर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो चेंज होती है। अगर इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होने से ये शील्ड हो जाता है, शील्ड हो जाता है तो इसका पीक टुवर्ड्स टीएमएस चलता है, टेट्रामिथाइलसिलेन चलता है, यानी कि अप फील्ड शिफ्टिंग होती है। क्या होती है? अप फील्ड। लेकिन अगर ऐसा ग्रुप है जो इसको पीछे की तरफ विड्रॉ कर रहा है तो क्या होता है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, ये डी शील्ड हो जाता है और डी शील्ड होने से ये डाउन फील्ड हो जाता है। क्या हो जाता है? डाउन फील्ड हो जाता है। तो इस तरीके से अभी हम इसके फैक्टर्स भी देखेंगे कि किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है। लेकिन जनरली हाइड्रोजन जो है उसको हम सारे कंपाउंड्स में कंसीडर करें तो हम सारे कंपाउंड्स को लगभग 7 कैटेगरीज में, 7 कैटेगरी ऑफ हाइड्रोजन्स में हम क्लासिफाई कर सकते हैं। ये देखिए जो ज्यादातर ग्राफ होते हैं वो 0 से 12 के बीच में दिए जाते हैं और 0 से नीचे और 10 और 12 के बीच में भी कमी होते हैं और 12 से ऊपर तो बहुत ही कम होते हैं। तो हमने क्या किया, ये डेल्टा स्केल बनाया, 0 से स्टार्ट किया डेल्टा और यहाँ पे आ गए हम मैक्सिमम डेल्टा 12 के ऊपर। तो हम देखते हैं 0 टू ऑलमोस्ट 2 तक जो हाइड्रोजन्स अपना दिखाती हैं पीक, मतलब इस एरिया में जिनका पीक आता है वो जनरली क्या होती है, सेचुरेट कार्बन के ऊपर जुड़ी हुई होती हैं। जैसे ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है या साइक्लिक है। तो इन सब में भी क्या होता है, टर्शरी ज्यादा डाउनफील्ड होगी, सेकेंडरी थोड़ी सी अप, प्राइमरी और अप, और ये जो साइक्लो कंपाउंड्स हैं इनमें स्ट्रेन ज्यादा होता है तो ये और भी ज्यादा अप फील्ड होती हैं। तो अगर हम इनको भी अरेंज करना चाहें तो हम देखते हैं साइक्लिक वाला अगर इस एरिया में मिल रहा है तो टर्शरी वाला डाउन फील्ड होगा इधर, सेकेंडरी वाला बीच में होगा और प्राइमरी वाला इसके पास होगा, यानी कि इस रेंज में इनके हमें पीक मिलते हैं। तो इसकी पोजीशन से हम पता लगा सकते हैं इररेस्पेक्टिव कि उस कंपाउंड में और कितनी लंबी चेन है और कितने सारे ग्रुप्स हैं। लेकिन अगर प्राइमरी हाइड्रोजन, प्राइमरी सेकेंडरी हाइड्रोजन या टर्शरी कार्बन है तो आप कार्बन पे हाइड्रोजन है तो आपको इस रेंज में एक पीक जरूर मिलेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं जब बेंजाइलिक
कार्बन होता है उसके ऊपर हाइड्रोजन हो, या सेकेंडरी अमीन जिस कार्बन पे जुड़ा हो वो हाइड्रोजन हो, या सल्फर या एसिटाइलिनिक, या फिर हम देखते हैं कार्बोनाइल ग्रुप वाला कार्बन, या फिर डबल बॉन्ड वाला, डबल बॉन्ड से जो सैचुरेट कार्बन जुड़ा है उसके ऊपर जो हाइड्रोजन है, उनकी जो रेंज आती है वो ऑलमोस्ट 1.5 से लेके 3 के बीच में आती है। नेक्स्ट हम बात करें फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, या ऑक्सीजन जुड़ी हुई है कार्बन पे, या NO2 कोई फंक्शनल ग्रुप अगर जुड़ा हुआ है तो वो ज्यादातर हाइड्रोजन, ये वाली हाइड्रोजन 3 से 5 के बीच में अपना पीक शो करती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म ऑलमोस्ट 7 के आसपास देता है, और ये 7 to 8 के बीच में हमें बेंजीन रिंग वाले जो कार्बन है, बेंजीन रिंग के ऊपर जो 5 है, 4 है, 3 है, क्योंकि कोई ग्रुप्स भी तो जुड़े हुए हो सकते हैं, तो वो सब इस रेंज में देते हैं। ये एक कैरेक्टरिस्टिक प्लेस है बेंजीन के लिए। अगर आपको 6 से 7 के बीच में, 8 के बीच में एक पीक मिल रहा है, इट मीन्स वो बेंजीन कम, उसके अंदर एक बेंजीन रिंग है ही, पक्का है उसके अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं एल्डिहाइड और एसिड ग्रुप्स। तो जो एल्डिहाइड कार्बोनाइल के ऊपर जो हाइड्रोजन होती है डायरेक्ट, वो क्या करती है 9 से 10 के बीच में, और जो एसिड वाली है वो एसिड का जो हाइड्रोजन है वो लगभग 10 और 12 के बीच में अपनी पीक को रिप्रेजेंट करता है। तो ये मेजर 7 ग्रुप्स, 7 कैटेगरीज हैं जिनको अगर हम अच्छे से याद कर लें तो हम इजीली पीएमआर स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग, जिसमें मैं इनको दोबारा थोड़ा थोड़ा डिस्कस करूंगी। फैक्टर्स अफेक्टिंग डेल्टा वैल्यू या फैक्टर्स अफेक्टिंग पोजीशन ऑफ पीक्स। सबसे बड़ी बात यही है कि हाइड्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा वो इसको क्या करेगा, अपफील्ड करेगा, और जो हाइड्रोजन के पास अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करेगा वो सारे इसको क्या करेंगे, डाउनफील्ड करेंगे। बस एक ये बड़ा कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है। दीज आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग डेल्टा वैल्यू और केमिकल शिफ्ट। इसमें हम क्या देखते हैं कि 3 फैक्टर्स हैं। फर्स्ट इंडक्टिव इफेक्ट, सेकंड एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट, थर्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफेक्ट। ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये 3 टाइप से वर्क करता है कि एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है या ज्यादा है, नेक्स्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स कितने हैं, और थर्ड डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्रॉम द हाइड्रोजन। तो इसको हम तीनों वे से इसके एग्जांपल्स के साथ समझने की कोशिश करेंगे। देखो अगर कार्बन जिस हाइड्रोजन पे जुड़ा है उसके साथ एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी अटैच हो जाता है, तो उसकी जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो कार्बन से क्या करेगा, जैसे ये कार्बन है इसके साथ ये हाइड्रोजन है और यहाँ पे ये एक्स ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक्स की जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होगी ये कार्बन से विड्रॉ करेगा, और कार्बन किससे विड्रॉ करेगा, हाइड्रोजन से, और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा डी शील्डेड हो जाएगा। और आपको मैंने बताया डी से याद रखना है आपने, डी से डी शील्डेड, डी से डाउन फील्ड, तो वो क्या हो जाएगा, डाउन फील्ड आ जाएगा। डाउन फील्ड उसका पीक होगा, यानी कि यहाँ पे टीएमएस का है तो यहाँ पे उसका पीक होगा, इस तरफ डाउन फील्ड होगा। नेक्स्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, अगर इससे एक ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हुआ है तो ये कम डाउन फील्ड होगा, और अगर मैं इससे 2 या 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जोड़ दूं तो क्या होगा, ये ज्यादा डाउन फील्ड हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी। तो आप एक और डी को याद कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज, डी शील्डेड, डाउन फील्ड। नेक्स्ट डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम। अब हम देखेंगे ये आपका कार्बन है, ये पूरे कार्बन की चेन चल रही है। अब हम देखें कि यहाँ पे अगर एक्स ग्रुप है तो ये एक्स ग्रुप इस कार्बन पे है, तो इस कार्बन के जो हाइड्रोजन है वो सबसे ज्यादा क्या होंगे, डाउन फील्ड होंगे। फिर इससे दूर गए वो थोड़े से अपफील्ड होंगे, ये वाले और ज्यादा अपफील्ड, ये वाले और ज्यादा, क्योंकि इसकी डिस्टेंस क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। तो इसको आप एग्जांपल्स के साथ भी देख सकते हैं, जैसे मैंने ये एग्जांपल लिए, सबसे पहले मैंने लिया फ्लोरोमीथेन, देन मीथेनॉल, क्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन, आयोडोमीथेन, मीथेन, टेट्रामिथाइल सीलेन। अब देखो फ्लोरीन की नेगेटिविटी आप सब जानते हो कितनी है, 4, और मिथेनॉल में ऑक्सीजन की कितनी है, 3.5, क्लोरीन की 3, ब्रोमीन की 2.8, इसकी 2.6, और इसके ऊपर तो कोई है ही नहीं। तो अब ध्यान दो,
यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वाला एटम जुड़ा है, तो ये हाइड्रोजन का पीक आपको मिलता है डेल्टा इज इक्वल टू 4.26। अब आप देखो ये टीएमएस वाली लाइन है, तो यहाँ पे 4 के आसपास मिलता है, जबकि मिथेनॉल में कहा मिलता है आपको 3.40 पे, क्लोरोमीथेन में 3, ब्रोमोमीथेन में 2.8 और अपफील्ड आयोडोमीथेन में और भी अपफील्ड 2.6 पे मिलता है, 2.16 पे मिलता है, ये 2.68 पे और ये 3 पे। तो इस तरह से आप देख रहे हो धीरे धीरे ये क्या होता जा रहा है, अपफील्ड होता जा रहा है। अब आप देखो क्योंकि टेट्रामिथाइलसिलेन को आपने 0 रेफरेंस आर्बिट्रेरीली कंसीडर किया है ताकि आप सबका क्या कर सको, रिलेटिव डिस्टेंस को नाप सको। मैंने लिया मिथाइल सोडियम, इसमें क्या होगा, सोडियम की नेगेटिविटी तो और भी कम है 0.9, जबकि सिलिकॉन की कितनी थी 1.8, तो इसके पास और भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे इसके कंपैरिजन में। तो आप समझ सकते हैं मेरे बिना बताए कि इसका पीक आपको कहाँ मिलने वाला है, टीएमएस के राइट साइड पे। तो जरूरी नहीं कि हर चीज आपको बुक में या लिटरेचर में लिख के दी जाए, आप खुद भी इमेजिन कर सकते हो कि जब टेट्रामिथाइल सिलिकॉन में इधर है और ये इससे भी कम नेगेटिविटी वाला है, अच्छा लिथियम होगा यहाँ पे तो वो और भी राइट साइड हो जाएगा। तो इस तरह से हम पोटेशियम होगा तो वो और भी राइट साइड हो जाएगा और लिथियम होगा तो वो सोडियम से थोड़ा सा लेफ्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको पहले से ही इलेक्टिव इफेक्ट के अगर हमें इफेक्ट पता है तो हम गेस कर सकते हैं कि अगर इसका इतना है तो क्लोरो का कितना होगा, इसके लेफ्ट होगा या राइट होगा। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिया क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, क्लोरोफॉर्म। इसमें एक ही हेलोजन है, इसमें 2 हेलोजन है, इसमें 3। तो देखो ये कितना डाउनफील्ड हो गया, 7.27 इधर आ गया और ये 5.3 और इधर है और ये 3 पे क्या है और भी इधर है। तो जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और डिक्रीज होती है, वो डाउनफील्ड आ जाता है। अच्छा नेक्स्ट मैंने लिया डिस्टेंस। डिस्टेंस में आप देखो CH3 CH2 Cl है। अब ये जो क्लोरो के साथ वाला कार्बन है ये ज्यादा डेंसिटी इसकी कम होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो ये 3.4 के ऊपर है, जबकि इसकी डिस्टेंस ज्यादा है, यहाँ पे इसका इफेक्ट नहीं है तो इसकी डेल्टा वैल्यू है 1.7। तो इस तरीके से हम इंडक्टिव इफेक्ट के इफेक्ट को देखते हैं। नेक्स्ट इज एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफेक्ट में हम क्या देखते हैं, एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट जैसे कि ये बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि वो प्लेन में ही रोटेट करते हैं, रिवॉल्व करते हैं इस तरीके से, और हाइड्रोजन बॉन्ड इसी प्लेन में होता है, तो ये क्या करते हैं, इनके कारण जो फील्ड जनरेट होता है वो उसको डीशील्ड करता है, क्योंकि वो सेम इनका भी इसी डायरेक्शन में है और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है। अगर मैं कार्बोनाइल ग्रुप लेती हूँ, जैसे ये कार्बोनाइल ग्रुप है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इधर है और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H और इधर भी H, तो मैं क्या देखती हूँ, ये वाले हाइड्रोजन और ये डबल बॉन्ड वाली ऑक्सीजन एक ही प्लेन में है, इसके इलेक्ट्रॉन्स ऐसे घूमते हैं तो इसका फील्ड भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होता है, तो ये भी क्या करते हैं, डी शील्ड करते हैं। लेकिन ध्यान दो यहाँ पे ऑक्सीजन की नेगेटिविटी और ज्यादा है, ये कार्बन, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन अपने पास खींच लिए, तो ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, और भी ज्यादा डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला हो जाएगा और ये डी शील्डेड हो जाएगा। हालांकि बेंजीन में भी डी शील्डेड है, लेकिन यहाँ पे डी शील्डिंग क्या होगी उसकी, और भी ज्यादा होगी। लेकिन अगर हम एसिटिलीन को देखते हैं तो वहां पे क्या होता है, दोनों पाई बॉन्ड इस तरीके से, कार्बन और ये कार्बन दोनों, उसके बीच में एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होते हैं, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स ऐसे रोटेट करते हैं, जबकि हाइड्रोजन इस तरीके से है इसके सामने, तो वो एक ही प्लेन में नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे कर रहे हैं, हाइड्रोजन इस तरीके से, ये वर्टिकल है, तो ये इसको क्या करता है, शील्ड करता है, ना कि डी शील्ड करता है, क्योंकि इसका जो डायरेक्शन बनेगी मैग्नेटिक फील्ड की इन इलेक्ट्रॉन्स की, वो क्या होगी, एंटी पैरेलल होगी, तो वो क्या कर देता है, उसको शील्ड कर देता है। तो यहाँ देखो हमने अगर एसिटाइलिनिक कार्बन लिया तो इसकी वैल्यू क्या है, डेल्टा वैल्यू 2.5, यानी कि इसका पीक आपको यहाँ मिलता है 2.5 के आसपास, जबकि इथाइलिनिक हाइड्रोजन का पीक आपको कहाँ मिल रहा है, इधर मिल रहा है, डिक्रीज डाउनफील्ड हो रहा है। और अगर हम बेंजीन की बात करें तो बेंजीन के कहाँ हो रहे हैं, और भी देखो 7 से 8 के बीच में हो रहे हैं। लेकिन मैं अगर बात करूं एल्डिहाइड की, तो एल्डिहाइड में मैंने आपको बताया ऑक्सीजन का भी क्या है, ज्यादा नेगेटिविटी है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर रहा है इस तरीके से, हाइड्रोजन के पास और भी कम हो गए, तो देखो इसका 9 से 10 के बीच में यहाँ पे पीक मिलता है। और अगर मैं एसिड की बात करूं तो एसिड में तो क्या है, इस तरीके से
रेजोनेंस और पॉसिबल है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाए और ये क्या बच जाए, सिंगल बॉन्ड, और ये पॉजिटिव। इस पॉजिटिव के कारण हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और भी डिक्रीज हो जाती है और ये और भी ज्यादा डाउन फील्ड होता है और ये आपको 10 से 12 के बीच में आपको पीक रिप्रेजेंट करता है। अगर हम एल्केन्स की बात करें तो एल्केन्स में तो क्या है, चाहे वो प्राइमरी है, चाहे वो सेकेंडरी है, टर्शरी है, उसमें तो कोई पाई बॉन्ड का एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट है ही नहीं। तो हम क्या देखते हैं, उसकी वैल्यू ज्यादातर 0 से 1 के बीच में, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोपेंटेन सब आ जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ये ध्यान दो कि जैसे ROH ने अगर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाया है तो क्या होगा, इस H के पास और O के पास जितनी भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो फिक्स होगी, ना कम ना ज्यादा, हमने उसको एक कांस्टेंट वैल्यू मान लिया। लेकिन जैसे ही ये किसी से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, अब ये हाइड्रोजन को इसके साथ भी शेयर करनी है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और इसके साथ भी करनी है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, तो ये डाउनफील्ड हो जाता है। और डाउनफील्ड हो जाता है तो आपको इसका पीक कहाँ मिलता है, 4 से 5 डेल्टा वैल्यू पे मिलता है। और अगर आप कंसंट्रेट सॉल्यूशन ना लेके डाइल्यूट लो, क्योंकि कंसंट्रेट सॉल्यूशन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, लेकिन अगर आप डाइल्यूट सॉल्यूशन लेते हो या इनर्ट सॉल्वेंट में ले लेते हो, जैसे अल्कोहल को आपने बेंजीन में डाल दिया और वो भी डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो अब अल्कोहल ना तो बेंजीन के साथ बना पाएगा ना अल्कोहल, अल्कोहल का क्यों, वो दूर दूर होंगे। तो वहां पे हम क्या देखते हैं कि इसकी वैल्यू ओनली 0.5 से 1.0 डेल्टा आती है। तो इस तरह से ये थे फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा। फैक्टर्स अफेक्टिंग डेल्टा वैल्यू को पढ़ने के बाद अब हम इम्पोर्टेंट जनरलाइजेशन इसमें से विड्रॉ कर सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं अपने टॉपिक को। कैसे कि जो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन एटम्स हैं, दे आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो दे विल क्रिएट डाउनफील्ड शील्डिंग और डी शील्डिंग एंड डाउनफील्ड पीक। और अगर हम देखें सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड जो कार्बन कार्बन का है, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को डी शील्ड करता है। तो ध्यान दो, जैसे ये टर्शरी कार्बन है, टर्शरी कार्बन में ये कार्बन हाइड्रोजन है, 3 कार्बन है, तो इसके पास देखो 3 सिग्मा बॉन्ड है, तीनों इसको डी शील्ड करेंगे। यहाँ 2 सिग्मा बॉन्ड है तो कम डी शील्डिंग होगी, यहाँ एक ही कार्बन है, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, तो यहाँ और भी कम होगी। और अगर स्ट्रेन्ड रिंग है तो इसमें क्या होता है, और भी कम डी शील्डिंग होती है। तो इसका पीक तो आपको बिल्कुल 0 के पास, टेट्रामिथाइल सिलेन के पास ही मिलता है और इसकी वैल्यू 2 से लेके 0 तक इस तरह से डिक्रीज होती है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बॉन्ड, कार्बन कार्बन बॉन्ड इंक्रीज होते हैं उस कार्बन पे जिसके हाइड्रोजन की आप स्टडी कर रहे हो, वैसे वैसे वो क्या होता जाता है, डाउनफील्ड उसकी मतलब पोजीशन शिफ्ट होती जाती है। नेक्स्ट अगर हम देखें एल्डिहाइडिक का, एसिडिक कार्बन, एल्डिहाइडिक कार्बन, बेंजीन का कार्बन और इथाइलिनिक कार्बन। तो इसमें जो ये वाले कार्बन की हम बात कर रहे हैं, जो O से जुड़ा हुआ है, जो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, जो बेंजीन पे जुड़ा हुआ है, जो इस कार्बन से जुड़ा है। और अगर मैं बात करूं एसिटाइलिन की, जो इसके ऊपर हाइड्रोजन है, तो हम क्या देखते हैं, इस तरीके से ये सबसे ज्यादा डाउनफील्ड होगा, 10 से 12 के बीच में मिलेगा। एल्डिहाइड वाला 9 से 10 के बीच में, बेंजीन 7 से 8 और इथाइलिन 4.5 से 6 और एसिटाइलिन 2 और 3 के बीच में मिलता है। नेक्स्ट अगर मैं देखूं कार्बोक्सिलिक एसिड जिस कार्बन से जुड़ा है, देखो ये, अब मैं इस हाइड्रोजन की बात नहीं कर रही, इस हाइड्रोजन की बात कर रही हूँ, तो क्योंकि ये सबसे ज्यादा इफेक्ट रखता है -I, तो इसका डाउनफील्ड होगा इस तरफ, ये और भी इससे कम होगा डाउनफील्ड, यानी कि राइट साइड, ये और कम डाउनफील्ड और ये सबसे कम डाउनफील्ड होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो डी शील्डिंग करती है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से भी पीक लेफ्ट साइड शिफ्ट होता है, डाउनफील्ड। लेफ्ट साइड को हम डाउनफील्ड बोलते हैं, राइट साइड को हम अपफील्ड बोलते हैं। और इसमें ध्यान दो, एसिड का मोस्ट डाउनफील्ड होगा, क्योंकि जैसे ये RCOOH है, इसमें क्या होता है कि रेजोनेंस होता है, ये डबल बॉन्ड इधर माइनस+ आ जाता है, तो अब जो प्लस वाले ऑक्सीजन एटम से हाइड्रोजन जुड़ेगा तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो बहुत ही कम होती है, डिक्रीज होती है, तो इसलिए ये क्या होता है, डाउनफील्ड होता है। तो ये कुछ थे इंपॉर्टेंट जनरलाइजेशंस, जो कि अगर हम याद रखें तो हम एवरी स्पेक्ट्रा को टेंटेटिवली सॉल्व कर सकते हैं। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के बिगनिंग में मैंने आपको बताया था कि हम केवल 6 क्वेश्चंस के आंसर को सॉल्व करेंगे NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में, कि नंबर ऑफ पीक्स कितने,
उसकी हाइट कितनी है, उसकी पोजीशन कितनी है और फिर स्प्लिटिंग वगैरह। तो उसमें मैंने आपको नंबर ऑफ पीक्स के साथ थोड़ा सा आइडिया दिया था इंटेंसिटी ऑफ पीक का, कि हाइट ऑफ पीक से हम बता देते हैं कि पीक की इंटेंसिटी क्या है। जैसे अगर आप मीथेन का लेंगे और इथेन का लेंगे तो दोनों में ही, क्योंकि एक पीक मिलने वाला है आपको, तो दोनों में क्या होगा, आपको जब एक पीक मिलेगा तो लेकिन पीक की हाइट क्या होगी अलग, क्योंकि यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है और यहाँ पे कितने हैं 6 हाइड्रोजन है। तो क्या सिर्फ पीक की हाइट देख के ही हम बता देंगे कि इसमें कितने हाइड्रोजन हैं, या इस सेट में ज्यादा है या दूसरे सेट में कम है? नहीं, ऐसा नहीं है। पीक की इंटेंसिटी जो है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपने में याद रखना है कि इट इज नॉट इक्वल टू हाइट, इट इज नॉट इक्वल टू हाइट, हाइट के बराबर नहीं है। ये है एरिया अंडर द पीक, इसको यहां लिखना चाहिए, नॉट इक्वल टू हाइट। ये किसके बराबर होती है? एरिया अंडर द पीक। पीक के नीचे जो एरिया है, कई बार ब्रॉड पीक मिलता है आपको, तो आपको उसका सारा एरिया काउंट करना पड़ता है, देन यू कैन से कि इसका एरिया दूसरे के एरिया के किस प्रपोर्शन में है, और आप उसको क्या बता सकते हो, इंटेंसिटी, नंबर ऑफ हाइड्रोजन की कैलकुलेशन कर सकते हो। जैसे मैंने आपको ये एक पीक दिया, ये दूसरा स्पेक्ट्रा दिया, तो आप कहेंगे इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है। अगर आपको मैं ये 2 दे दूं तो आप इसका रेशो हाइट से देख के बताओगे, लेकिन एवरी टाइम हाइट को देख के कैलकुलेट करना क्या होता है, मुश्किल। जैसे ये मैंने आपको दिया मीथेन का, ये आपको दिया इथेन का, तो आपने काउंट कर दिया, और ये मैंने आपको दिया टोलुइन का, तो टोलुइन में क्या, एक 3 हाइड्रोजन का सेट है, एक ये 5 हाइड्रोजन का सेट है। तो आप कहोगे ये वाला जो कर्व है, दिस इज बिकॉज ऑफ बी टाइप हाइड्रोजन एंड दिस इज बिकॉज ऑफ ए टाइप हाइड्रोजन, या ए सेट ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन हमेशा आपको ऐसा कर्व मिले ऐसा जरूरी नहीं होता। हम क्या करते हैं, इसके नीचे का जो एरिया है उसको काउंट करते हैं। इसके लिए हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटर मशीन होती है जो इसके नीचे का एरिया काउंट करती है, और ये प्रोसेस कहलाता है इंटीग्रेशन। और साथ में अगर आपको जो कर्व मिला है स्टेप्ड आउट कर्व है, जिसमें मतलब इस तरह के क्रॉस कई छोटे छोटे से स्क्वायर बने हुए हैं, तो इसको हम इंटीग्रल कर्व भी बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं, सिंपल उसके कर्व जो नीचे जितने भी स्क्वायर्स आए उनको हम काउंट करके बता देते हैं कि इसमें कितनी इंटेंसिटी होगी। अब देखो ये 2 पीक आपको देखने में लग रहा है कि इसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, इसकी हाइट ज्यादा है, और इसकी हाइट क्या है, कम, तो दोनों में नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होंगे, अलग अलग। नहीं, यहाँ आप गलत हो। क्या है कि इसके ये देखो ये ब्रॉड है, अगर आप इसके नीचे के क्यूब्स गिनते हो तो ऑलमोस्ट क्या होंगे, 1 2, और इन दोनों को मिला के अगर मैंने 1 गिन लिया तो ये क्या हो गया 3, और इसका जो ये पोर्शन छूटा था दोनों साइड का, ये मेरे पास ऊपर से आ गया, तो इसके नीचे स्क्वायर कितने बन रहे हैं, 3। अब देखो यहां ध्यान दो, ये 1, ये 2 और ये 3, और ये पोर्शन कहाँ काउंट हो जाएगा, जो यहाँ साइड में क्या हो बचा, आपने इसका कम लिया, तो इसके नीचे भी कितने आ रहे हैं, 3। तो कभी भी हाइट को देख के हम ये जज नहीं कर सकते कि किसकी इंटेंसिटी ज्यादा है। इंटेंसिटी के लिए वी हैव टू कैलकुलेट एरिया अंडर द पीक। तो ये था आपका 3rd क्वेश्चन। और 2nd क्वेश्चन, केमिकल शिफ्ट पे बेस्ड जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं कि आपको कहा जाएगा कि एक कंपाउंड ए विच शोज 2 पीक्स इन NMR, ए पीक at 139.2 Hz and B peak at 430.2 Hz and while using spectroscope of 60 MHz। यानी कि 60 मेगाहर्ट्ज का अगर हमने स्पेक्ट्रोस्कोप यूज किया है और एक कंपाउंड ए आपको 2 पीक देता है, इट मीन्स इट हैज 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन्स। तो 139.2 एंड 430.2 हर्ट्ज विद रेस्पेक्ट टू टेट्रामिथाइल सीलेन। और अगर आप इसी कंपाउंड का स्पेक्ट्रा 100 मेगाहर्ट्ज वाला स्पेक्ट्रोस्कोप लेंगे काम में, तो कितने पे मिलेगा टीएमएस के रेस्पेक्ट में, आपको ये फाइंड आउट करना है। तो मैंने आपको बताया कि आपने यूनिटरी मेथड लगाना होता है। तो आप ये देखो कि अगर 60 मेगाहर्ट्ज का काम में ला रहे हैं तो पीक ए के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो कितने पे आता है 139.2 पे। और अगर 1 मेगाहर्ट्ज का काम में लाएंगे तो कितने पे आएगा बताओ,
ये आ जाएगा 60 पे, डिवाइड बाई 60 पे। तो आपको एक का पता चल गया। अब आपने पता लगाना है कि अगर हम 100 का काम में लाए तो कितने पे होगा। तो आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑलमोस्ट 232। तो इसका मतलब वो कितने हर्ट्ज पे आने वाला है, 232 हर्ट्ज पे विद रेस्पेक्ट टू टेट्रामिथाइल सेलियन। अगर हम बी पीक की बात करें जो 430 पे आता है, कब, जब हम 60 मेगा हर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट काम में लाते हैं तो वो आता है 430.2 पे। और अगर मैं 1 मेगा हर्ट्ज वाला काम में लेके आऊंगी तो ये आ जाएगा डिवाइड बाई 60। और अगर मैं 100 मेगा हर्ट्ज का काम में लाऊंगी तो ये आ जाएगा ऑलमोस्ट 717 हर्ट्ज। तो आपने बता दिया कि 60 वाले पे इतना था, तो 100 वाला काम में लाएंगे स्पेक्ट्रोस्कोप तो कितने पे आएगा। अच्छा, वो आपसे 200 का भी पूछ सकता है, वो आपको रिवर्स भी पूछ सकता है। आपको कह दे कि 100 मेगा हर्ट्ज का काम में लाते हैं तो 232 पे आता है, तो 1 का लाए तो 60 वाले पे कितने पे आएगा। तो आप क्या कहेंगे, 100 वाला काम में लाते हैं तो हमें मिला था कितने पे, 232 पे। और अगर 1 का काम में लाएंगे तो डिवाइड बाई 100, और अगर 60 का काम में लाएंगे तो देखो आप इसको सॉल्व करके देख लो, आपका आंसर क्या आने वाला है, 139.2। सिमिलरली अगर आप इसको सॉल्व करते हैं कि भाई 100 मेगा हर्ट्ज का काम मिला है तो हमें मिला 7171 का काम में लाते तो ये आ जाता डिवाइड बाई 100, और अगर 60 मेगा हर्ट्ज का काम में लाते तो आपका आंसर आ जाएगा अगेन 430.2। तो इस तरीके से हम एक स्पेक्ट्रोस्कोप पे जो रिजल्ट मिले उनको ट्रांसलेट कर सकते हैं कि दूसरे स्पेक्ट्रोस्कोप को काम में लाएंगे तो हमारा रिजल्ट क्या होगा। सेम वे में आपसे इसी क्वेश्चन में पूछता है कि इस पीक की केमिकल शिफ्ट कितनी होगी। तो देखो केमिकल शिफ्ट यानी कि डेल्टा वैल्यू, तो डेल्टा वैल्यू फॉर ए की कैसे फाइंड आउट करेंगे, 139.2 डिवाइड बाई हम क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट की जो कैपेसिटी है यानी कि 60 मेगा हर्ट्ज का है तो हम इसको 60 इंटू 10⁻6 करते हैं, और मल्टीप्लाई भी किससे करते हैं, 10⁻6 से। तो आपको इसकी जो डेल्टा वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 2.12 ppm। नेक्स्ट अगर मैं बी पीक के लिए बात करूं तो कितना आएगा बताओ, 430 है तो ये आ जाएगा 430 इंटू 10⁻6 डिवाइड बाई 60 इंटू 10⁻6। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 7.17 ppm। तो दिस वे आप क्या कर सकते हैं, डेल्टा वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मैंने ये इसको किससे फाइंड आउट किया है, पहले वाले स्पेक्ट्रोस्कोप से, यानी कि जब मैंने 60 का काम में लिया था। लेकिन अगर मैं इसकी वैल्यू से काम में लूं 100 वाले से, तो 100 वाले पे जो इसकी वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी, 212 आई थी। तो हम क्या कहेंगे, 212 डिवाइड बाई, क्योंकि 100 का काम में लिया है, इंटू 100 10⁻6 और ऊपर भी 10⁻6। तो देखो आंसर क्या आने वाला है, वही 2.12 ppm। तो इसका मतलब जो ppm वाली वैल्यूज हैं वो स्पेक्ट्रोस्कोप की जो स्ट्रेंथ है, फील्ड स्ट्रेंथ उसमें काम में आ रही है, या उसकी फ्रीक्वेंसी उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ स्ट्रेंथ। हाँ, लेकिन जो पीक की पोजीशन है वो अलग अलग होगी, पर अगर आप डेल्टा वैल्यू को ग्राफ में प्लॉट कर रहे हैं तो इट विल रिमेन सेम। अब देखो दूसरा पीक आपका आया था 717 पे, कितने वाला काम में लिया था जब, 100 का, तो ये हो जाएगा 10⁻6 इंटू 10⁻6 एंड आंसर इज 7.17 ppm। तो इट मीन्स दोनों की डेल्टा वैल्यू क्या है, दूसरे पीक की किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे काम में लो डेल्टा वैल्यू विल रिमेन सेम। तो ये था न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन केमिकल शिफ्ट। अगर आपने मेरे पीछे वाले लेक्चर्स नहीं अटेंड किए, आपसे मिस हो गए हैं, आप मेरे YouTube चैनल डॉक्टर बीना की साइंस पे जाके उसको देख सकते हैं। और अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप वो भी मेरे पास भेज सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरीज ऑल्सो। और इस लेक्चर को लगातार आप इस चैप्टर को देखते रहिए ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। थैंक यू।